अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में कुछ आमद। चीफ साहब मजबूर ना करें, वरना ये पैगाम भी दिया गया था और इस पैगाम के साथ साथ कर्टन रेजर भी हुआ था, झलक भी दिखाई गई थी और उम्मीद भी जाहिर की गई थी कि जनाब ज़रा ध्यान से ये जो तराजू है इस तराजू को ज़रा चेक कर ले, इसका जो तवाज़ुन है इसको भी देख लें और इस तराजू को बैलेंस करने के लिए जो आपने बाट रखे होते हैं उनको भी ज़रा चेक कर ले, क्या उनके अंदर तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये जो कर्टन रेजर था, ये जो झलक दिखाई गई थी, ये जो उम्मीद जाहिर की गई थी, ये जो तराजू को बैलेंस करने की बात की गई थी, ये जो बाट चेक करने की बात की गई थी, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ ज़रा बद से बदतर होती चली गई और अब फिल्म आ रही है। जो झलक दिखाई गई थी, जो कर्टन रेजर किया गया था, अब फिल्म आ रही है और फिल्म भी नाज़ेबा, फिल्म भी बेहुदा और पॉर्न फिल्म। और ये फिल्म आने का मतलब जो है वो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक या बहुत ही ज़्यादा एक घिनौना काम है जो होने जा रहा है। क्योंकि अगर बताया ये जाए कि जनाब आप अपने पॉपकॉर्न्स तैयार रख लें, ये जो फ़िल्म है ये बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है और फिर उस पैगाम के अंदर इस बात का भी तज़किरा किया जाए कि ये जो बेहुदा, नंगी और घटिया किस्म की एक मुबैना वीडियो सामने आने जा रही है, इसका ताल्लुक़ किसी एक आइनी इदारे से वाबस्ता एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुतल्लिक़ है, तो फिर जो कहानी है वो और ज़्यादा दिलचस्प भी हो जाती है और ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं काबिले अफ़सोस भी हो जाती है। क्योंकि इसके जो ताने बाने हैं ये बहुत ही दूर तक जाके मिलते हैं और अगर आज के दिन की ही ख़बरों के साथ इनके ताने बाने को रख के जोड़ा जाए तो फिर ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सवाल उठते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं इस सारी की सारी सिचुएशन पर कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइनी शख्सियत की मुबैना बेहुदा वीडियो, क्या इस सिस्टम के मुँह पर तमाचा नहीं? सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से वाबस्ता अफराद, चाहे वो एहतसाब अदालत के जज हों, चाहे वो अरशद मलिक हों या वो चीफ़ हों, हर एक इस सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड क्यों हो जाता है कि वो जो है वो इखलाक बाख्तगी के हर एक लेवल को क्रॉस कर जाता है और फिर उसका भी कंडक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उसके नतीजे में मिलने वाला इंसाफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि वो जो स्टॉक मौजूद था, जो जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग इस बात का तज़किरा करते थे कि एक हसास इदारे से वाबस्ता साबिक शख्सियत जाती दफ़ा वो तमाम का तमाम स्टॉक अपने साथ ले गई थी और फिर उसके साथ साथ ये सवाल भी उस वक़्त उठाया गया था कि जनाब ये जो चीज़ें साथ लेके गए हैं, तो ये जो चीज़ें मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर रिलीज़ हो रही हैं, क्या इसके अंदर उनका ताल्लुक़ भी है? क्योंकि अगर उसकी एक कॉपी बना ली गई थी, एक मास्टर कॉपी तो मौजूद थी, लेकिन अगर उसके साथ एक कॉपी बना ली गई तो फिर पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठता है। और ख़ास तौर पर मेरी जो तशवीश है वो आज होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात से है और ख़ास तौर पर ये जो ऑडियो लीक्स के ऊपर हुकूमत के कहने के ऊपर जो एक जुडिशल कमीशन बना था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उसके साथ साथ 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सिटिंग चीफ जस्टिस शामिल थे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया था और उस कार्रवाई के आगाज़ के नतीजे में जो अब तक की 8 ऑडियोज़ आ चुकी हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन और वो वीडियोज़ का जो ऑडियोज़ का जो रिकॉर्ड है वो भी फाजल जो कमीशन है उसके रूबरू पेश कर दिया गया था और कल जो है ये सारी की सारी कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए नोटिसेस भी जारी कर दिए गए थे और हफ्ते को इस जुडिशल कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करना था और कार्रवाई का आगाज़ करना था उस आखिरी ऑडियो से जो एक जर्नलिस्ट और एक वकील के दरमियान थी, यानी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान। और इसी दौरान अगर ये ख़बर आए कि जनाब किसी भी दरख्वास्त के ऊपर जो आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई थी, उस दरख्वास्त के ऊपर एक बेंच बन गया है और वो बेंच भी
एक हम ख्याल बेंच है जिसके ऊपर मुसलसल एतराज़ात उठते रहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में बाकी जजां भी तुप लवा लो, वो कद नहीं रखे इन्हें, वो भी 14-14 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। अगर हर एक कार्रवाई में 3 जजेस का शामिल होना शर्त है तो बाकी जजेस को आपने फ्रेम करा के रखना है, उनकी ममियां बनानी है, उनको क्या करना है? अगर किसी और ने काम नहीं करना, सिर्फ यही 3 जज काम के हैं तो बाकियों को रिटायर कर दें, बाकियों को घर भेज दें, बाकियों से इस्तीफे ले लें। क्योंकि अगर आपने जो तरीकों को, जिस तरीके से आप इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब फाज़िल चीफ जस्टिस साहब जो इस 5 रुकनी बेंच को हेड कर रहे हैं, खुद उनकी सास की ऑडियो भी इस जुडिशल कमीशन के अंदर तहकीकात के लिए मौजूद है। खुद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा को भी, यानी माजबी नून साहिबा को भी नोटिसेस इस जुडिशल कमीशन की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही से इनकार करते, बल्कि इसके साथ साथ ये जो हम ख्याली का टैग या स्टिग्मा इस वक्त मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के ऊपर लग चुका है, इससे भी ज़रा साइड पे होते, और अगर बेंच बनाना ही था तो फिर कुछ ऐसे जजेस के ऊपर बेंच बनाते जिनकी साख के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी बन चुकी है, ये जज तो लगता है कि नसीब में लिख दिए गए हैं। जब तक 16 सितंबर नहीं आएगी यही जज पाकिस्तानी कौम की किस्मत का फ़ैसला करेंगे, और फिर जब कोई और आकर या पूरा इस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है तो फिर इसके ऊपर तो और ही ज़्यादा एतराज़ात उठाए जाते हैं। अब अगर आप इस बेंच की फॉर्मेशन को देख लें तो इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच को सरबराही कर रहे हैं, उनके फेवरेट जस्टिस एजाजुल हसन साहब इस बेंच में मौजूद हैं, उनके हाईएस्ट या टॉप मोस्ट फेवरेट जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इस बेंच में शामिल हैं, और अभी रिसेंटली उनके दिल में जगह बनाने वाले जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी इस बेंच में शामिल हैं, और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब को भी उन्होंने इस बेंच में शामिल होने का एजाज़ बख्शा है। यानी ये तमाम जज साहिबान मिलकर इस बात का फ़ैसला करेंगे ये जुडिशल कमीशन को अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, आप इसके बारे में फ़ैसला करें, आप ये जो आर्टिकल 245 है इसके बारे में फ़ैसला करें, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ों को भी देखें कि जनाब ये कहानी किस तरफ चल रही है। अब अगर मैं आपको माजी में लेके जाऊं, आपको उस वक्त लेके जाऊं जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था और उस वक्त साकिब निसार के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था, और इसके अंदर वो जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट के जस्टिस शमीम साहब, उनका एतराफ़ी बयान या उनको उनकी तरफ से दिए जाने वाली एक स्टेटमेंट, अब तो खैर उन्होंने इससे उसको वापस ले लिया है। अलबत्ता उन्होंने उस वक़्त ये बात कही थी कि साकिब निसार साहब ने उनके सामने बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सज़ा देनी है, और यही बात सेकंड होती थी जज अरशद मलिक साहब के उस बयान से जो उन्होंने दिया था, जो उनकी और वीडियो के अंदर बात सामने आई थी, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया था कि मेरी भी एक वीडियो थी और वो वीडियो दिखाकर मुझसे ये जो है वो फ़ैसला कराया गया। और फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को कैसे फरामोश कर सकते हैं, जिन्होंने तो इस सारे के सारे ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस हैं इनका कच्चा चट्टा खोल दिया था, और उसके नतीजे में उन्हें अपनी जो नौकरी थी, उनकी जो अपनी जॉब थी वो कुर्बान करना पड़ी थी। कोई बंदा जजी नहीं छोड़ता, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब उसको पता हो कि जनाब अब से ठीक 2 महीने या 3 महीने के बाद मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाना है, और उसके बाद अगर मुझे एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में तो मुमकिन है कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज़ भी मिल जाए। लेकिन उस मौके पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपने पैरों पर वज़न डाला और इस पूरे के पूरे सिस्टम को बेनकाब किया। नतीजा क्या निकला कि उनको फौरी तौर पर उनका रेफरेंस को भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और जनाब घंटा नहीं लगा वो जनाब जो हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब फ़ारग भी हो गए, और 40 मिनट के अंदर अंदर जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट भी हो गया, और उनको जो है जनाब फरागत का परवाना भी पकड़ा दिया गया। और जुल्म यह है कि उसके बाद से लेकर अब तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का केस सुनने के लिए मेरा ख्याल है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके पास टाइम नहीं है, और वो इमरान खान के जजेस, इमरान खान के केसेस सुनने के अलावा अभी कोई और काम नहीं रह गया बाकी। अब ये नतीजा अगर हम इस चीज़ से निकालें तो इसका मतलब ये है कि हालात और वाक़यात इस वक्त
जो सिस्टम है या रियासत है उससे टकराने का नहीं है, और अगर इस सिस्टम से इस तरीके से टकराया जाएगा तो फिर उसके नताइज होंगे। एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मुबैना हैकर जो हर एक मौके के ऊपर इस बात का इजहार करता है कि जनाब मैं कुछ करने लगा, ये उसकी तरफ से जारी किए जाने वाला पैगाम है। और इस पैगाम में वो पाकिस्तान के एक मुनसफ़ के बारे में ये राय दे रहे हैं, और ये राय देते हुए वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये जो चीज़ हमारे सामने या हमारे पास मौजूद है ये आपको पॉपकॉर्न्स के साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने एक मुनसफ़ एक ऐसी हालत के अंदर देखेंगे जो एक नाजेबा या कॉम्प्रोमाइज्ड हालत है मुबैना तौर पर। अब हमें नहीं पता कि वो उनके पास जो वीडियो है वो जो है वो दुरुस्त भी है या नहीं, लेकिन चूँकि अब तक इसकी कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो पाई, लिहाजा ये चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के जो ताने बाने हैं वो जाकर पाकिस्तान के सिस्टम के साथ जुड़ते हैं। आप इन चीज़ों को पाकिस्तान के सिस्टम से अलग करके नहीं देख सकते, और अगर आप इन चीज़ों को सिस्टम से अलग करके नहीं देख सकते तब फिर जो इतराज़ात हैं वो यकीनी तौर पर सामने आते हैं। और इसकी मिसाल अगर आपको मैं एक और दूं तो फिर आपको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस कार्रवाई को भी देखना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र सानी की अपील के ऊपर हुई है, या ये आप कह सकते हैं कि उनकी जो अपील है उसकी समाअत के मौके पर आई, जब दौरान समाअत चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने अचानक इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब से पूछा कि इस बात का मतलब यह है कि आप अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात ने हमारे जो निज़ाम है उसके ऊपर सवाल ना सिर्फ खड़े किए हैं बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि पुलिस इन हालात को कंट्रोल करने के लायक नहीं है। और अब चूँकि ये जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं इनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लिहाजा ये ऑपरेशन कब ख़त्म होगा इसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। लिहाजा ये जो इंतखाबात कब होंगे इसके बारे में भी अभी कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, मैसेज बड़ा वाज़े है, मैसेज उन तमाम अनासर के लिए है जो सियासी भी हैं और गैर सियासी भी हैं, और ख़ास तौर पर वो तमाम सियासी अनासर के लिए भी है जो हमेशा से सियासत इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर करते रहे, जिसमें जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब नुमायाँ हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आज जो ज़मानत है वो खारिज हुई है, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह यानी ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर पुलिस मौजूद है और वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करना चाहती है। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान के बाकी अफराद तो इस वक्त शामिल हो गए हैं वापस मुस्लिम लीग काफ में, और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं, सिर्फ 2 ही ऐसी शख्सियात बची हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े रहने पर मुसर हैं। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है कि वो कहते हैं ना कि वो ना हाथ बाग पे है ना पा है रकाब में, कुछ इस किस्म की सिचुएशन बन चुकी है। इमरान खान साहब इस घोड़े को दौड़ाना चाह रहे हैं लेकिन ना रकाब में उनका पाँव है और ना ही घोड़े की रकाब उनके हाथ में है, और इसके बावजूद वो पाकिस्तान के सिस्टम के साथ जिस तरीके से यह सिस्टम को जिन हालात का शिकार करना चाहते हैं, वो मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त उनके लिए ये तमाम जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कम से कम उनके लिए या उनकी जमात के लिए सपोर्टिव नहीं है। अलबत्ता मेरा ये मानना है कि ये जो हमारे सिस्टम है और ख़ास तौर पर ये जो इन तराजू जिनके हाथ में है वो अगर इस तराजू का पास रख लेते, वो अगर इस तराजू का मान रख लेते, वो अगर इस तराजू की हैसियत को जान लेते तो फिर उन्हें दौरान समात इस बात का ज़िक्र ना करना पड़ता बार बार कि जनाब ये काम हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो फिर शायद इंडिबल को ये ट्वीट करने की नौबत ना आती और शायद सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा हमला ना होता। और उम्मीद तो ये है कि शायद ये चीज़ें
रुक जाएं और चीफ साहब के बारे में ये वीडियो ना आए, लेकिन अगर वो आएगी तो फिर ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।